नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले सरकारी परीक्षा की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशियों से भरा हुआ दिन है, तो हम इस दिन को अच्छे तरीके से मनाएं और साथ ही साथ हम अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ आपके लिए डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ आपके लिए कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट करते हैं, तो हम आज भी वही करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है, आप कोशिश करें कि उसकी एक शॉर्ट नोट बना लें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो हम हमेशा की तरह आज भी अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे और हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट है वो है, विचारों को पढ़कर के बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। जी, अगर कोई भी आप पॉजिटिव थॉट है या पॉजिटिव कोट है, आप उसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से आपके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे जब तक कि आप अपने लाइफ में उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो कोशिश करें कि कोई भी पॉजिटिव थॉट हो या पॉजिटिव कोट हो या कोई भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करें, तभी आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आप एक सक्सेसफुल जो है पर्सन बन पाएंगे। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। What is the maternal mortality ratio of India for the year 2017 to 2019? वर्ष 2017 से 2019 के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 113, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 102 या ऑप्शन डी 100। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 103। जी, MMR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। जी, इस रेशियो में यानी कि मातृ मृत्यु अनुपात में भारत का जो है 2017 से 2019 के बीच एक आंकड़ा निकाला गया है और इस आंकड़े में पाया गया है कि ये अनुपात 103 पे है। यानी कि अगर हम देखें 2016 से 2017 में भी ये आंकड़ा जारी किया गया था। इस आंकड़े में भारत का MMR जो था वो 113 था, यानी कि ये 10 पॉइंट्स की जो है वो यहाँ पे आपकी डिक्लाइन दिखी जा रही है। इसका मतलब ये है कि मातृ मृत्यु दर में जो है वो धीरे धीरे कमी आ रही है। दोस्तों, MMR क्या होता है? MMR जो होता है वो नंबर ऑफ जो है मैटरनल डेथ, यानी कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ बाई 1 लाख लाइव बर्थ, यानी किसी भी ईयर जो है एक मतलब उस ईयर में कितने जो है मैटरनल डेथ हुए हैं और उस ईयर में कितने जो है यानी 1 लाख जो है वो जिंदगी इस जगह पे यानी इस धरती पे आई है, जन्म हुआ है, उनका जब रेशियो निकाला जाता है तो उस रेशियो को ही बोलते हैं MMR, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। और इस रेशियो में जो है साल 2017 से 2019 का जो आंकड़ा निकाला गया है उसमें भारत का जो है वो 103 भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीन शिप MV रामप्रसाद बिस्मिल हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सेलिंग शिप इन विच रिवर? समुद्री जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल किस नदी में सबसे अधिक नौकायान करने वाला जहाज बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। तो आपको बताना है कि एक जहाज है जिसका नाम है MV रामप्रसाद बिस्मिल, वो किस नदी में सबसे अधिक नौकायान करने वाला यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट सेलिंग शिप बन गया है। तो हमारे ऑप्शन आपको जो है वो बता दिए गए हैं। अब देखते हैं हमारा सही जवाब। सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा। जी, ब्रह्मपुत्रा नदी में अभी हाल ही में एक समुद्री जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल ने जो है वो इस नदी में जो है नौकायान किया है, यानी और इस नौकायान के साथ ही जो है इस नदी में नौकायान करने वाला ये जो है सबसे अधिक यानी सबसे लॉन्गेस्ट जो है ये जहाज जो है बन गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि इस जहाज की लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो 90 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो जो है 26 मीटर इसकी चौड़ाई है।
तो ये काफ़ी लंबा जहाज है, अब तक का सबसे इस रिवर में जो है वो सेलिंग होने वाला सबसे लंबा जहाज है। ठीक है दोस्तों, और इस जहाज का ट्रायल भी ले लिया गया है कहाँ से कहाँ तक, यानी कि हल्दिया डॉक से लेकर कहाँ से, पांडु पोर्ट, जहाँ गुवाहाटी में एक पोर्ट है पांडु पोर्ट, इस बीच जो है इस जहाज का जो है वो आवागमन भी कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल? भारत के पहले हरित हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टोयोटा मिराई, ऑप्शन बी होंडा ग्रीन, ऑप्शन सी टोयोटा ग्रीन, या ऑप्शन डी टाटा मोरो। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए टोयोटा मिराई। जी, टोयोटा के द्वारा एक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाला गया है। इसे बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं कह सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी FCEV, यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी, इस जो है ये भारत का पहला जो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जिसके इनॉग्रेशन जो है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो व्हीकल्स है ये भारत का इकलौता ऐसा व्हीकल्स है जो हाइड्रोजन फ्यूल से जो रन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन है। इसमें ऐसे सेल लगे हुए हैं जो हाइड्रोजन बेस पे जो है निर्भर करते हैं, और उसको एक बार अगर आप जो है इस फ्यूल को इस व्हीकल्स में डलवा लेते हैं और एक बार उसको चार्ज कर लेते हैं, तो बताया जा रहा है कि एक बार अगर हम फ्यूल को डालने के बाद चार्ज करते हैं तो ये 650 किलोमीटर चलने में सक्षम है। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कई सारे प्रॉब्लम जो है अब हमारे देशों में धीरे धीरे फ्यूल के कारण हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के कारण, तो उन सब से ये निजात दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा सवाल है, इन हुज मेमोरी द चेयर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन आर्मी इन द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय सेना द्वारा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में किसकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनरल JN चौधरी, ऑप्शन बी जनरल TN रैना, ऑप्शन सी जनरल SF रॉड्रिक्स, या ऑप्शन डी जनरल बिपिन रावत। तो हम सही जवाब देखते हैं, और हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी जनरल बिपिन रावत। जी, जनरल बिपिन रावत का अभी हाल ही में 65वीं जो है वो जन्मदिन मनाया गया है, यानी जयंती मनाई गई है। जनरल बिपिन रावत जो कि भारत देश के ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम है, यानी CDS रह चुके हैं, और जिनका अभी कुछ महीनों पहले जो है वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनके परिवार की सहित जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी ही मेमोरी में जो है अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। एक्चुअली में ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस है क्या? यहाँ पे जो चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाई गई है इसमें भारतीय सेनाओं के, जो भी भारतीय सेना के तीनों सेनाओं हैं उनके द्वारा एक जो है किसी भी स्ट्रेटेजिक मुद्दों पे यहाँ पे रिसर्च किए जाएंगे, बैठक की जाएंगी। और ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये कहाँ पे जो है सिचुएटेड है? ये दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भागवंत मान हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच नंबर ऑफ पंजाब? भगवंत मान ने पंजाब के किस नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, या ऑप्शन डी 20। तो हम अपना सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 18। जी, अभी हाल ही में पंजाब के विधानसभा का चुनाव हुए हैं, और जिसमें से 117 सीटों पे आपने 92 सीटों पे जीत दर्ज की है। तो आपके वहाँ पे प्रमुख चेहरा रहे भगवंत मान ने अभी हाल ही में जो है चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है, और ये जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है इससे ये पंजाब राज्य के 18वें चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने जो शपथ लिया है वो किस लैंग्वेज में लिया है, तो इन्होंने जो शपथ लिया है वो पंजाबी लैंग्वेज में लिया है। और इन्होंने जो शपथ लिया है वो भगत सिंह के पैतृक गांव में लिया है। तो आपका आज का यही क्वेश्चन है आपके लिए कि इन्होंने जो भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ लिया है उस गांव का नाम क्या है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो है जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक लेंथ पोएम मानसून पब्लिश्ड बाय साहित्य अकेडमी। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक लंबाई वाली कविता मानसून के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संदीप रॉय, ऑप्शन बी नमिता गोखले, ऑप्शन सी अभय के, या ऑप्शन डी अपूर्व कुमार सैकिया। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है अभय के। जी, अभय के जो कि मानसून कविता के लेखक है, और इस कविता को अभी हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई है, क्योंकि अभी हाल ही में साहित्य अकादमी की 68वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई है, और इस वर्षगांठ के अवसर पे इस कविता को जो है लोगों के बीच में लाया गया है। बेसिकली ये जो कविता है ये मेडागास्कर के यात्रा वृत्तांत पे आधारित कविता है, और ये कविता में इसे पुस्तक लंबाई वाली कविता यानी कि बुक लेंथ पोएम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 4 पंक्तियां हैं, जिसमें 150 जो है वो छंदों वाली ये कविता है, यानी एक बुक जैसे ये जो है बुक के फॉर्म में एक कविता है, इसीलिए इसे बुक लेंथ पोएम भी बोला जा रहा है। अगर साहित्य अकादमी की बात कर ले तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में की गई थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री विल होस्ट द फिडे चेस ओलंपियाड 2022। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी इंडिया, या ऑप्शन डी चाइना। तो हम राइट आंसर देखते हैं, और हमारा राइट आंसर है इंडिया। जी, भारत के चेन्नई शहर में इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अभी हाल ही में जो है आप लोगों ने शायद सुना होगा कि शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी रशिया करेंगे, लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है उससे रशिया से इस शतरंज ओलंपियाड चैंपियनशिप की मेज़बानी छीन ली गई है, और इसे जो है भारत को दे दी गई है। ये जो शतरंज चैंपियनशिप है ये 26 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ? भारत के चेन्नई शहर में। अगर हम 2013 के बाद जो विश्व चैंपियनशिप शतरंज का रहा है उसके अगर बात देखें तो भारत में इस तरह के जो शतरंज ओलंपियाड में की मेज़बानी की जा रही है उस चैंपियनशिप के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये इस तरह की चैंपियनशिप भारत आयोजित करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है वो है, हु हैज ओन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री सैनी, ऑप्शन बी ओलिविया यासी, ऑप्शन सी करोलिना बिलावस्का, या ऑप्शन डी मानसा वाराणसी। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी करोलिना बिलावस्का। जी, पोलैंड की रहने वाली करोलिना बिलावस्का जिन्होंने अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। आपने शायद जो है ये वर्ड अभी सुना है मिस वर्ल्ड 2021, तो आपके मन में सवाल हो रहे होंगे कि 2020 जो है वो शायद मिस हो गया। तो जी नहीं, कोविड के कारण जो है इस डेट को स्थगित कर दिया गया था और साल 2021 के लिए जो है अभी इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में पोलैंड की करोलिना बिलावस्का को इस मिस वर्ल्ड 2021 के खिताब से जो है वो नवाजा गया है, और इस खिताब की जो फर्स्ट रनर थी वो थी यूएसए की श्री सैनी, और सेकेंड रनर ओलिविया यासी थी। भारत की तरफ से अगर बात करें तो भारत की तरफ से मानसा वाराणसी जो है वो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी, और ये भारत की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो है 2020 भी का भी खिताब ये जीत चुकी है, और जो अभी मिस वर्ल्ड 2021 के खिताब के लिए ये भारत की तरफ से दावेदार थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल।
सो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर हैज रिजाइन फ्रॉम एंडेवर ग्रुप होल्डिंग्स इंक। निम्नलिखित में से किस निदेशक मंडल के सदस्य ने एंडेवर ग्रुप होल्डिंग्स इंक से इस्तीफा दे दिया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैट्रिक व्हाइटसेल, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी स्टीफन इवांस या ऑप्शन डी जैकलिन रेसेस। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी एलन मस्क। जी, एंडेवर ग्रुप होल्डिंग्स इंक, यह जो है यूएसए की काफ़ी जो है फेमस कंपनी है। इसमें कई सारे फेमस चेहरे जो है वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक यानी कि एलन मस्क ने अभी हाल ही में रिजाइन दे दिया है और कंपनी ने जो है अभी जो है बयान में ये बताया है कि उन्होंने जो रेजिग्नेशन की जानकारी दी वो 12 मार्च को दे दी है और कोई भी विवादित कारण के वजह से इन्होंने रिजाइन नहीं दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर एलन मस्क की बात कर ले तो ये जो है ये टेस्ला के साथ साथ जो है स्पेस एक्स के सीईओ और स्पेस एक्स के जो है ये चीफ इंजीनियर भी है अभी, ठीक है। अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात कर ले पैट्रिक व्हाइटसेल, स्टीफन इवांस और जैकलिन रेसेस, तो ये सारे के सारे जो है एंडेवर ग्रुप होल्डिंग्स इंक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल एलन मस्क से रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल। सो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लोकायुक्त ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्टिस रेवा क्षेत्रपाल, ऑप्शन बी जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस आशीम कुमार रॉय या ऑप्शन डी जस्टिस संजय मिश्रा। तो हम सही जवाब देखते हैं और हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा। जी, जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा को अभी हाल ही में दिल्ली के लोकायुक्त के पद पे नियुक्त किया गया है। अगर हम इस दिल्ली के लोकायुक्त पद की बात कर ले तो 2020 दिसंबर में जो है जस्टिस रेवा क्षेत्रपाल की सेवानिवृत्ति हो गई थी, उसके बाद से ही ये पद जो है खाली पड़ा हुआ था और अभी हाल ही में जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा को इस पद पे जो है वो अपॉइंट किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये तो दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, उसके लोकायुक्त की बात हो रही है। अब अगर हम इंडिया के लोकायुक्त की बात करें यानी हमारे केंद्र के लोकायुक्त की बात करें तो उसके पद पे अभी कौन विराजमान है, वो है पिनाकी चंद्र घोष यानी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, लोकायुक्त भारत सरकार का एक ऐसा संस्था है जो कि भ्रष्टाचार रोधी जो है देखरेख की जिम्मेदारी उसे रहती है, यानी जो भी देश में भ्रष्टाचार से रिलेटेड या किसी भी अन्य रिलेटेड मुद्दे हो रहे हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है। तो ये इंडिया के देखरेख यानी लोकायुक्त के पद पे पिनाकी चंद्र घोष को जो है अपॉइंट किया गया है और अभी हाल ही में जो है जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा को दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके लिए जो आज का हमारा सवाल है वो है कि जस्टिस असीम कुमार राय और जस्टिस संजय मिश्रा ये किस स्टेट के लोकायुक्त के पद पे जो है अभी विराजमान है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप इनसे जुड़ी और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे sarkaripareeksha.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और साथ साथ रेडी रेफरेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स है उसमें जीके का पार्ट जो है आपसे जो है छूट ना जाए, उसके लिए हम सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आप अपने साइट पे प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, तो हम वहाँ भी अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। आप वहाँ से भी जो है वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने जो भी कलीग्स है या दोस्त है या रिलेटिव्स है जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी जो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।